जी ने शिवसेना के टुकड़े आज नहीं किए। ये मीडिया की और ये समझना गलत है आप लोगों को। उद्धव ठाकरे जी ने तभी बोला था कि बंद कमरे में मेरे को दिया था 2.5 साल का 2.5 साल का। अभी अभी 6 फिर महीने बोल का देंगे दिया 6 होगा। महीने का हमको आश्वासन दिया था, हमको प्रधानमंत्री बनाएंगे। रोज सुबह उठ के अगर संजय राउत का चेहरा देखोगे तो संजय राउत जैसे तुम भी बालिशी नजर आओगे। उद्धव ठाकरे इस इलेक्शन में कहीं पर नहीं है। तो शरद पवार जी को बारामती में जाके जवाब दिया जाता था। मराठी माणूस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मराठी। जो मी मुंबईकर स्वतःला बोलतो तो प्रत्येक माणूस मराठी है। यानी पंतप्रधान उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं। तो शायद बंद कमरे के अंदर उनको 2 महीना 3 महीने का वचन दिया होगा। शरद पवार जी ने आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसा बोला, हाँ थाम बाहर। हम कौन बनेगा उनको तो पता ही नहीं है कि केजरीवाल जी बनेंगे, उद्धव जी बनेंगे, राहुल गांधी जी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेगी, शरद पवार जी बनेंगे। पीओके क्या पूरा पाकिस्तान आ जाए यहाँ पे। अभी हम पहुंचे मुंबई की एक ऐसी खास सीट जहां पर लड़ाई जो है सेना वर्सेस शिवसेना है। जी, यहाँ पर सेना की तरफ से यानी उद्धव गुट की तरफ से अमोल कीर्तिकर हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी तरफ से रविंद्र वाइकर हैं। इनकी लड़ाई कैसी हो रही है ग्राउंड पर, कैसी कैंपेनिंग हो रही है, वही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कैसी कैंपेनिंग हो रही है, कैसा प्रचार हो रहा है और ग्राउंड की रियलिटी क्या है। इन लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश केकान, मैं यही अंधेर वेस्ट का रहवासी हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो लड़ाई है माना जा रहा है कि इमोशन की लड़ाई है यहाँ पर, क्योंकि सेना वर्सेस शिवसेना यहाँ पर मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर ग्राउंड पर हो रही है, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? यहाँ पे वैसे तो 22 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन 22 कैंडिडेट में से सिर्फ 2 ही कैंडिडेट का यहाँ पे ज़्यादा नाम निकल रहा है। एक अपनी ओरिजिनल शिवसेना जो बाला साहब की है, जिसका धनुष्यबाण ये निशान है, और जो दूसरी जो धनुष्यबाण शिवसेना से टूटकर उद्धव ठाकरे ने बाहर जाकर अपने 14 एमएलओ के साथ में एक गठ बनाकर उस गठ की शिवसेना उबाठा नाम रखकर मशाल चिन्ह के ऊपर लड़ रही, वो दूसरी गठ है। तो ऐसे 2 गठों में यहाँ पे कांटे की टक्कर है। और वो कांटे की टक्कर के अंदर इमोशन जो है, इमोशंस मुंबई की जनता समझदार है। सुधने मराठी में उसमें उसको बोलते हैं कि सुधने जनता है। तो सुधने जनता है ना, वो किसी के इमोशंस में नहीं जाती है। एक तरफ इमोशन में बोला जाता है कि माझा बाप पळवला, माझा पक्ष पळवला, तो दूसरी तरफ बोला जाता है कि हमने 370 हटाया, हमने मेट्रो बढ़ाया, मेट्रो का काम किलोमीटर्स की जो लेंथ है वो बढ़ाई हमने हमने अलग अलग यानी बोलते हैं ना, अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग काम किया। तो मुंबई के जनता को विकास चाहिए। मुंबई का जनता को बाप चोरला, आई चोरली, पक्ष चोरला। अरे जर तुम्ही पक्ष सांभाळू नाही शकत तर मुंबईकरांचे प्रश्न काय सोडवणार तुम्ही? आणि तुम्ही कोरोना काळातही घरात बसलात होता। अच्छा, इस उत्तर पश्चिम जिला के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा है और उसकी पार्टी, इन दोनों में एक साम्य भी क्या है मालूम है कि एक ने अपने बाला साहब ठाकरे जो पिताजी थे, उनके उनके विचारों का तिलांजलि देकर अपनी पार्टी को गंवाया। तो दूसरा अपने बाप ने जो उनको बचपन से जो शिक्षण दिया था, गजानन कीर्तिकर साहब ने अमोल कीर्तिकर को जो शिक्षण दिया था, जो पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उन्होंने अपने बाप का साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पे बाप का यानी घर घर के लोगों की साथ छोड़ने वाली टीम का, और यहाँ पे संस्कारी शिवसेना जो बाला साहब के विचारों से प्रेरित है। नरेंद्र मोदी जी बाला साहब से प्रेरित थे, यानी उन्होंने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट भी दिया कि जिस टाइम पे उद्धव जी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए सबसे पहला जाने वाला मैं बंदा रहूँगा, कि वैयक्तिक तौर पे मैं उनके लिए मदद करूँगा। तो ये इस तरीके का इलेक्शन है। यहाँ पे कुछ यानी रिजल्ट के दिन अगर आप देखोगे कि जो चल रहा है प्रचार के अंदर कि बहुत टफ कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, कुछ नहीं, यहाँ पे फूलों की टक्कर है। लेकिन हमेशा से मुंबई महाराष्ट्र में ये रहा है, शिवसेना को लेकर एक इमोशन जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा लोगों को समझाना या कन्विंस करना अपनी बात की कौन सी शिवसेना अलग है, कौन सी शिवसेना अलग है। उसके बारे में क्या कहोगे? कैसे मतलब ग्राउंड पर क्या हो क्या रहा है? देखो कैसा है मालूम है, ग्राउंड पे ना लोगों को सब दिखाई दे रहा है। अगर इमोशंस की अगर बात करने जावे तो अगर इमोशन होता तो बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं जिनको सज़ा हुई है, 10 साल की सज़ा हुई है, उनके साथ में शिवसेना उभाटा यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये अपना उनके कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं, मतों की भीख मांग रहे हैं। लेकिन मराठी माणूस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मराठी। जो मी मुंबईकर स्वतःला बोलतो तो प्रत्येक माणूस मराठी है, यानी वो गुजराती रहेगा तो भी मराठी है, उत्तर भारतीय रहेगा तो भी मराठी है। तो वो मुंबई की जो जनता है, वो जनता ऐसे कैंडिडेट को खड़ा भी नहीं करेगी अपने दरवाजे पे। और आप उनका प्रचार के अंदर अगर देखोगे तो प्रचार के अंदर 2 गठों का जो प्रचार होता है ना, तो एक तरफ एक जोश के साथ में ना शिवसेना का धनुष्यबाण लेकर जो प्रचार चल रहा है, तो दूसरी तरफ ना मुरझाए हुए चेहरे लेकर
देखो विकास तो बहुत हुआ है दुनिया के अंदर, यानी दुनिया में हुआ है, यानी भारत में ही नहीं दुनिया को भी वो विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के कुछ कुछ लोगों को वो विकास नहीं दिखाई दे रहा है। उनको सिर्फ शिवसेना धनुष्य बाण को नहीं हराना है, उनको मोदी जी के विचारों को हराना है, मोदी जी के डेवलपमेंट को हराना है। तो मुंबई की जनता इतनी समझदार है कि विकास को हरने नहीं देगी। यहाँ पे विकास की लड़ाई है, विकास कौन कर सकता है और विकास कौन रोक सकता है। तो जनता हमेशा विकास करने वालों के साथ में जाएगी और यहाँ पे रविंद्र वायकर जी को धनुष्य बाण के चिन्ह पे बहुमत देकर उनको कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से जिताएंगे। बढ़िया। आइए आप भी आइए दादा। अ, क्या कह रहे हैं मतलब यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा कि जो जनता है, जो मराठी मानुस का जो वोट है वो रविंद्र वायकर साहब को है। क्या नज़र आ रहा है, क्या सहमत है इनसे या क्या है? देखिए आज कोई भी किसी के भी साथ घूमे, जब वो इलेक्शन डे होगा, जब मशीन में जो बोल रहे हैं कि हम उबाटा के साथ में हैं, जो उनके साथ में घूम रहे हैं, जिसके रगों में बाला साहब के विचार है, जो प्रामाणिक शिवसैनिक थे, जो पुराने, जो बाला साहब जी के साथ में जिन्होंने काम किया है, शिवसेना पार्टी को बढ़ाया है, वो जिस दिन वोटिंग पोलिंग स्टेशन में जाएगा और वो मशीन में जब धनुष्य बाण देखेगा ना, उसको सिर्फ बाला साहब का चेहरा नजर आएगा और धनुष्य बाण को ही वोट डालेगा। बिल्कुल यही तो उनके गुट वाले कह रहे हैं ना कि हमारा निशानी हमारी ले ली गई है और हमारा जो एक अभिमान रहा है क्योंकि धनुष बाण शिवसेना का, और जो शिव सैनिक है उनको भी अपनी तरफ कोशिश मतलब एक धनुष बाण की वजह से। देखिए जहाँ तक चोरी किया गया और ये सब चीज़ें बात जो चल रही है, तो मैं तो ये चाहूँगा, मैं तो ये इस तरीके से इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि गद्दारी, वो तो कहते हैं गद्दार। मैं उस पे आ रहा हूँ, ये तो कहेंगे कि गद्दारी की, सीएम साहब ने गद्दारी की, एकनाथ शिंदे जी ने गद्दारी की, जो लोग इनके साथ में आए उन्होंने गद्दारी की। आप सभी को बताता हूँ और आपसे भी एक स्टेटमेंट है कि गद्दारी तो इन्होंने की, बराबर। क्या गद्दारी की है? इन्होंने की कि ये जब लड़े विधानसभा का चुनाव तो ये युति में लड़े बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। हाँ। जो जनता है, जनता ने मैंडेट युति को दी थी, बीजेपी और शिवसेना के, तो गद्दारी तो इन्होंने की लोगों के साथ में। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि हमें 2.5 साल का प्रॉमिस किया हुआ था, और 2.5 साल का प्रॉमिस अगर हुआ होता तो जब अमित शाह जी, मोदी जी जब प्रचार में, जाहिर सभा में कह रहे थे कि हमारे आने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, तब आपने क्यों नहीं हस्तक्षेप किया? तब आपने क्यों नहीं बोला लोगों को कि भाई नहीं 2.5 साल शिवसेना का होगा और 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस का होगा? तब तो आप बैठे थे और ताली बजा रहे थे स्टेज पे। हो सकता है कि उनकी जैसे कॉन्फिडेंशियल बातें होती है ना, वो हो इस वजह से नहीं कहा हो। क्या लगता है आपको? देखिए अगर ऐसी, पहली बात तो सीएम पद, मुख्यमंत्री पद जब हम किसी को चेहरा बनाते हैं, अनाउंस करते हैं, तो लोग वो चेहरे को देखकर वोट करते हैं कई बार। तो अगर आप कहते हो कि कोई कॉन्फिडेंशियल बात होगी, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 2.5 साल का है तो आपको पहले ही उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई 2.5 साल सेना का मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अगर आप युति में लड़ रहे हो तो, अगर आप युति में नहीं लड़ रहे हो, अगर आप अलग अलग लड़ रहे हो और उसके बाद समीकरण बिठाने के लिए आप साथ में आते हो, तो वो एक अलग बात है कि चलिए हम अलग अलग लड़े थे लेकिन अब हमको सरकार बनानी थी, हम साथ में आए हैं और हम इस कंडीशन में आए कि 2.5 साल इनका मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो ये चीजें अलग हो सकती थी। लेकिन आप जब युति में लड़े तो ये कॉन्फिडेंशियल बात तो होनी नहीं चाहिए थी। तो ये इससे तो बिल्कुल भी जनता को भी पता है कि ये सारी कहने की बातें हैं कि हमको ये वचन दिया था, हमें ये सब था, ये ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों को पता है कि क्या होना था और गद्दार कौन है, गद्दारी किसने की है जनता के साथ में, सभी को पता है और वो 4 तारीख को हमको सबको समझ आ जाएगा। दादा आपका क्या नाम है और क्या नज़र आ रहा है ये पॉलिटिक्स देखकर? और साथ ही मुझे ये भी जानना है, आप लोग पहले से शिवसैनिक ही रहे हो, मतलब हमेशा से ये आप लोग जो सपोर्टर रहे हो, मैं अभी आपको वो बाला साहब ठाकरे के विचारों वाले रहे हो आप लोग? मैं अभी आपको बता दूं तो मैं जब 18 साल का हुआ, शायद उससे पहले मैं बाला साहब के विचारों से प्रेरित होकर, हमारे कुटुंबी जितने भी हैं वो सब हिंदुत्व को लेकर और बाला साहब के विचारों को लेकर प्रेरित थे। और जब से मैं बालिग हुआ हूँ यानी 18 साल का हूँ, तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ बाला साहब के विचारों पर ही हूँ और आगे भी रहूँगा। जी, तो वही हम जिक्र कर रहे थे कि क्या ऐसी चीज़ें आज नज़र आती हैं कि असली नकली की बात हो ही रही है कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है। उस दिन अमित शाह आए थे रत्नागिरी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो नकली शिवसेना है। आप लोग के क्या इमोशन है शिवसेना के लिए?
नकली और असली का मैं एक बात बताऊंगा कि ना हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, हम छोटे लोग हैं तो छोटी बात करते हैं। गणेश उत्सव होता है मुंबई में, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। सबसे बड़ा फेस्टिवल जी, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। उनका रजिस्ट्रेशन और पार्टी का रजिस्ट्रेशन दो अलग अलग संस्था में होता होगा, लेकिन दोनों का विचार एक ही होता है कि सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करना सभी को। लेकिन अगर मंडल के अंदर जो शिव सैनिक आज उद्धव जी के साथ है, मेरा सवाल उनको है कि अगर आपके मंडल का अध्यक्ष जिसने स्थापना की वही मंडल का अध्यक्ष है, उसके बाद में उसका बेटा अध्यक्ष बनता है क्या, या जो काबिल है वो बनता है? तो मुंबई के सभी मंडलों के अंदर काबिल बंदे को ही मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस बार इस चीज़ को लेकर उद्धव जी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। और उद्धव जी ने शिवसेना के टुकड़े आज नहीं किए, ये मीडिया की और ये समझना गलत है आप लोगों की। नारायण राणे जाने के लिए सबसे अगर किसी को बोलते हैं उसका ये देना चाहिए, क्या बोलते हैं, शेयर देना चाहिए, तो उद्धव जी को देना चाहिए। नारायण राणे जो टूटे ना, नहीं तो नारायण राणे अगर जब नहीं टूटते तो आज शिवसेना का सिंगल हैंडेड सत्ता महाराष्ट्र के अंदर होती। उससे उसके बाद में कुछ 6 महीने के बाद में राज ठाकरे जी गए, किसके वजह से गए? उद्धव जी के वजह से। 40 जन गए, किसके वजह से गए? ये सब उद्धव जी के वजह से गए। और ये जो बोल रहे हैं ना हमारे 2.5 साल का राजकारण, तो ये 2.5 साल का राजकारण ना बंद कमरे में करने वाली बात ही नहीं है। ये सब इनकी संजय राउत ने इनके कान भरे हुए हैं कि हम इस तरीके से झूठ बोलेंगे तो सरकार में अपने को सत्ता मिलेगी। झूठ बोलने को सिखाने वाला संजय राउत है। और मुझे उद्धव जी को एक ही बात बताना है कि तुम रोज सुबह उठकर बाला साहब ठाकरे जी का फोटो देखो, तो आपको हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे जी के विचार, इनके तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तुम रोज सुबह उठ के अगर संजय राउत का चेहरा देखोगे तो संजय राउत जैसे तुम भी बालिशी नजर आओगे दुनिया को। और यही चल रहा है, बालिशपना ही चल रहा है देश में ना। राजकारण जो इलेक्शन हो रहा है, उद्धव ठाकरे इस इलेक्शन में कहीं पर नहीं है। जैसे शरद पवार जी ने आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसा बोला, हाथ थाम बाहर, ये ठाकरे की रिस्पेक्ट। अरे ये महाराष्ट्र का ठाकरे है, इस तरीके से उसको जा बोले और शिवसैनिक चुप रहे। यानी शिवसैनिक कौन से शिवसैनिक? जो उद्धव बाला साहब ठाकरे को मानते, जो संजय राउत को मानते, लेकिन जो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को नहीं मानते, ऐसे शिवसैनिक चुप बैठे। अगर यही चीज़ हमारे साथ की होती, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी से के साथ की होती शरद पवार जी को, तो शरद पवार जी को बारामती में जाके जवाब दिया जाता था। ये शिवसैनिक होता है। ये अभी के शिवसैनिक सिर्फ ना तौर पे जमा हुए एक गठ है। जैसे राष्ट्रवादी कैसा व्यवहारिक लोगों का गठ है, वैसे ये उद्धव ठाकरे जी का भी गठ जो है वो ओरिजिनल शिवसैनिकों का नहीं है, ये व्यवहारिक है। सुषमा अंधारे जिसने बाला साहब के हाथ थर थर कांपते हैं ऐसा बोला था। अरे हमें शर्म आई जब उद्धव ठाकरे जी ने उनको नेता बनाया, लेकिन तुम्हारे तो पिताजी है, तुम्हारे तो तुम वारस हो उनके, तुम्हें नहीं आए। मतलब आप लोग का कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है उद्धव ठाकरे से कि उनके जो स्टेप रहे, उनके जो फैसले रहे, या उनका जो भी आप कह रहे हैं। अच्छा, क्या आपको क्या नज़र आता है आगे? जैसे कि अब ये चुनाव है, 48 सीट्स में से महाविकास आघाड़ी कितना लेकर आएगी? बीजेपी जो कि एकनाथ जी के साथ जो गुट बना है, उसमें कितनी सीट्स आने वाली है, क्या लगता है आपको? हमें तो यही लगता है कि जो मूल शिवसैनिक है और जो हिंदूवादी जो शिवसैनिक है और जो खास करके मुंबई कर है, वो अदर जात कास्ट के हो या जो भी है, एक मराठी वोट बोल के सब जन डालेंगे एकनाथ शिंदे जी के पार्टी को ही, यानी शिवसेना को, जो सच्ची शिवसेना है उसी को वोट डालेगी और उसी से ही उन्हीं का जीत होगा। क्या लगता है, क्या समीकरण नज़र आ रहा है? 48 सीट्स है और इसमें युति कितना लाने वाली है, महाविकास आघाड़ी कितनी लाने वाली है, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए को तो कोई भी, अगर मैं तो एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे आप देख सकते हो धनुष्यबान है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं तो एक पार्टी से हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि, और मेरे तो समझ में ये आया था कि 48 की 48 सीट्स जो है बीजेपी और महायुति की आएगी। ये वो तो आप समीकरण है। जुड़े हुए हैं इसलिए आप कह रहे हैं, रियलिटी क्या है, क्या नज़र आता है आपका समीकरण? देखिए, नजर आने की बात बता दूं तो जो कैंडिडेट्स हैं, अगर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट अगर उतने दमदार होते तो हम एक बार समीकरण सोचते भी कि भैया चलो कुछ तो मुकाबला होगा। लेकिन जो कैंडिडेट अपने प्रचार में 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों को लेके घूमेगा, जो कैंडिडेट जब कोरोना काल था तो हमारे साथ में कई लोग खड़े हैं यहाँ पे,
आगे पीछे लोग हैं, तो इन लोगों ने कोरोना काल में लोगों को मदद की, लोगों को खाना दिया, और सामने जो उम्मीदवार है उन्होंने वो काल में खिचड़ी का जो प्रावधान था मुंबई महानगर पालिका से जो खिचड़ी वाटप था उसमें चोरी की। तो जो जनता जनार्दन है जिन्होंने अपने जेब से पैसा लगा के लोगों की सेवा की, जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने पैसा दिया था जनार्दन को, जनता लोगों के लिए खर्चा करने के लिए, उसमें से चोरी किया, उसको देगा। तो सामने अगर मुकाबला टक्कर का हो तो इंसान सोच सकता है समीकरण कैसे होगा। जब टक्कर का है ही नहीं मुकाबला, एक हारने वाले कैंडिडेट को जब आपने खड़ा किया है, तो क्या ही समीकरण इंसान समझे। बहुमत आने वाली है महायुति की। 100%। अच्छा ठीक है, साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया अलायंस जो है उसकी तरफ से राहुल गांधी पीएम के कैंडिडेट हैं सबके सामने, उनके बारे में क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या ओपोनेंट है आप लोग? इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा। हम जो है ना शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं। मैं मराठी हूँ, उन्हें हर कोई मानता है, हमारे लिए भगवान है वो यहाँ के। वो भगवान ही है हमारे लिए। उनके जो विचार है, उनके जो कृत्य, उन्होंने जो काम किए हुए मावड़ों को लेकर, छोटे छोटे मावड़ों को लेकर, पूरा भगवामय वातावरण उन्होंने हिंदुस्तान को बनाया था। वैसे ही विचारों को लेकर 1966 में बाला साहब ठाकरे आए तो हम उनके दीवाने हुए, जो अभी तक दीवाने थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने, बोलते ना, एक उनके बाद का एक वारसा जो होता है ना, उनके बाद का वारसा ना, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और उनको बीजेपी वाले सीट नहीं दे रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाया था कि नरेंद्र मोदी गेला तो गुजरात गेला। यानी जब उनको देश के पंतप्रधान का भी बनाया था ना, नाम डिक्लेयर किया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ बाला साहब ठाकरे जी का था। तो हमें ये पता है कि उनको भगवा वातावरण, बाला साहब ठाकरे को भविष्य का भगवा वातावरण उनको दिखा था, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है। और ये भारत नहीं, अखंड भारत भगवामय होगा। अच्छा, इसमें भगवामय का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी जाति समाज के विरोध में जाएंगे, क्योंकि हम जब भी हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी जाते हैं ना, तो उनको इंडियंस कहा जाता है। इंडियन मुस्लिम्स, इंडियंस क्रिश्चियन, इंडियन सिख, यानी ये जो है ना वो हिंदुस्तानी। तो वैसा हिंदुस्तान हमें, जो शिवाजी महाराज ने उस टाइम पे बनवाया था, वैसे ही हिंदुस्तान आज बनाना है तो नरेंद्र मोदी जी बना सकते। राहुल गांधी में दम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे 4 तारीख को आप दोपहर के बाद देखोगे, वो फिर कहीं पे बैंकॉक या कहीं पे स्विट्जरलैंड पिकनिक के लिए चले जाएंगे। ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम। लेकिन दादा, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये तानाशाही पूरी तरह हो गई है, क्या कहोगे आप? राहुल गांधी जैसा भाई ने बोला पिकनिक जाएंगे, और पिकनिक में जाके आमच्याच भारताचा झंडा उडवणार, हमारे इंडिया की इज्जत जाके उधर प्रदेश में निकालेंगे, तो ऐसा पंतप्रधान होने में कोई सेंस ही नहीं है ना दोस्त। अभी मैं तो सामान्य रहवासी हूँ इधर का, मैं कोई पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, बट मैं एक जानता हूँ कि हमारा बाजू में आप देखोगे, इसके बाजू में बहुत बड़ा स्लम एरिया है। वो स्लम एरिया बसाने में, मैं आपको सवाल करता हूँ, स्लम एरिया बसाने में यहाँ के लोकल कैंडिडेट ने बहुत बड़ा हाथभार लगाया, तो मैं किसको वोट देना चाहिए? यहाँ पर ये बाजू का जो ग्राउंड देखोगे, कितने सालों से ऐसा गंदा पड़ा था, जहाँ अभी बहुत अच्छा ग्राउंड हुआ है और वोटिंग के बूथ लगे हैं, वो लोकल कैंडिडेट के वजह से। मैं किसको वोट दूँ? उसी के विचारधारों को देना चाहिए। यहाँ पर गरीबों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था, कुपर में जाके 10-10 घंटा लाइन लगानी पड़ती थी, जिसके लिए ये सुविधा बनी है बाजू में हॉस्पिटल, वो कैंडिडेट के वजह से बनी। मैं किसको वोट दूँ? इंडिया जब से मोदी जी आए हैं तब से एक भी आतंकवादी हल्ला इंडिया में हुआ नहीं है, मतलब जहाँ तक मेरा अभ्यास है वहाँ तक अभी तक एक भी आतंकवादी हल्ला हुआ नहीं है। मैं किसको वोट दूँ? जब अगर मैं इधर सुरक्षित देखता हूँ मैं अपने आप को, तो मैं तो उसी कैंडिडेट को वोट दूंगा जो मोदी के साथ में है। सेकंड थिंग, तुम्ही खा आणि दुसऱ्यांना खाऊ द्या, ह्या विचारधारेच्या काँग्रेसबरोबर जाण्यापेक्षा तुम्ही जागा आणि दुसऱ्याला जगवा, या विचारधारेच्या मोदीसोबत जाण्यात काय प्रॉब्लेम है ना? तर मी त्या गोष्टीसाठी मतलब मैं उस चीज़ के लिए मोदी जी के साथ में। एक आपने तो क्वेश्चन गलत किया, एक आपने तो क्वेश्चन ही गलत किया कि राहुल गांधी जी पीएम के कैंडिडेट है। ये तो इंडी जो गठबंधन है उनका तो अभी तक कोई समीकरण ही नहीं बैठा आपस में कि पीएम कौन बनेगा। उनको तो पता ही नहीं है कि केजरीवाल जी बनेंगे, उद्धव जी बनेंगे, राहुल गांधी जी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेगी, शरद पवार जी बनेंगे,
या पता नहीं और कोई बनेगा, अखिलेश यादव वहां से खड़े होंगे, लालू यादव जी वहां से खड़े होंगे, तो पहले तो ये बंद कमरे में आश्वासन दिया होगा, यूनिटी नहीं है उनमें। वो अलग। अरे यूनिटी की बात ही नहीं है। अरे आप बताइए ना, चलिए वो लोग प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, मैं महायुति से हूँ, हम प्रचार कर रहे हैं, हमको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। उनके कोई भी प्रचार में आप ये बता दीजिए कि किसी ने कहा है कि राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन नजर तो यही आ रहा है ना, जो उनकी जिस तरह से कैंपेनिंग हो रही है, जिस तरह से आगे रेस में बढ़ रहे हैं। गलतफहमी है, यही तो गलतफहमी है। जैसे उद्धव ठाकरे जी ने तभी बोला था कि बंद कमरे में मेरे को दिया था 2.5 साल का। 2.5 साल का, अभी 6 फिर महीने बोल का देंगे दिया 6 महीने का हमको आश्वासन दिया था, हमको प्रधानमंत्री बनाएंगे। संजय राउत ने बोला भी है कि अगला पंतप्रधान उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं, तो शायद बंद कमरे के अंदर उनको 2 महीना 3 महीने का वचन दिया होगा। 2-3 महीना ये रहेंगे, 2-3 महीना बंगाली दीदी रहेंगी अपनी ममता दीदी, और 2-3 महीना लालू प्रसाद जी रहेंगे, और लालू प्रसाद जी अपने बेटे को भी 2-4 दिन 15 दिन के लिए बना देंगे। तो ये मजाक, यानी ये देश का ना मजाक बना रहे। बड़ा ही नहीं हुआ तो बोलेगा कहाँ से, और पीएम बनेगा कहाँ से? उसे पहले बड़ा बनना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, उसके बाद। आज भी वो बच्चा ही है, आदमी कितना बड़ा वो बच्चा ही है, और बच्चे के जैसे ही आज कई जगह पे जहाँ घटना तैयार होती है, उधर पे बैठकर वो आग मारने का आज काम भी- करता है। आज भी तो कांग्रेस उसको के तो लोग- देश का पीएम बनाना चाहिए, या ऐसा तो हो नहीं सकता। आज हमारा भी लोग देश युवा नेता कहते हैं। आज हमारा देश आगे चल रहा है, तो वापस हमें 20 साल पीछे नहीं लाना है। आज नरेंद्र मोदी जी है, रहेंगे, और आगे तक वही चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा निकाला, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, और भारत जोड़ो यात्रा तो असली में तो नरेंद्र मोदी जी ने 370 कलम हटा के रिजल्ट दिया। ये भारत जोड़ो यानी टूटा कहाँ था, ये टूटी हुई लोगों को जोड़ रहे थे अपने आप से। हाँ अपने आप से जोड़ रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या हो गया, जिस स्टेट के अंदर राहुल गांधी जी का कदम पड़ता वहाँ के ना कांग्रेस छोड़ के भाग जाते। तो इसको जोड़ना भी नहीं बोलते ना, ये भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो यात्रा थी। वो तो ये कहते हैं कि ईडी के डर से जाना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी ईडी लगा देती है पीछे। सर कैसा मालूम है क्या, हर फाइनेंशियल यानी पैसा कमाने वाले आदमी का हिसाब किताब जो होता है ना, देने के टाइम पे थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि आदमी साल भर का कमाया हुआ जब एक टाइम पे देने जाता है ना, तो उससे गलतियां हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे ईडी का जो काम है, जो इतने सालों से दबा के रखा था, मोदी जी ने आने के बाद में उनको खुली छूट दी थी कि आप आपके हिसाब से कहीं पे भी, और पॉलिटिकल कितना 6% या 5% पॉलिटिकल लोगों पे 3% लोगों पे पॉलिटिकल लोगों पे उन्होंने ईडी ने धाड़ डाला हुआ है, लेकिन 97% तो बाकी के है ना। तो बिजनेसमैन तो चिल्लाए नहीं, बिजनेसमैन लोग गए, सामने गए, आपने जो कुछ जवाब है वो जवाब उन्होंने दिया। अगर आप गलत नहीं है तो ईडी से डरते क्यों, और गलत हो तो ईडी से डरना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं या बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ती, ये भी सवाल पूछते हैं। सर क्यों नहीं पड़ी, एकनाथ खड़से साहब क्यों छोड़ के गए थे? एकनाथ खड़से साहब तो बीजेपी के बड़े चेहरे थे। वैसे नंबर्स में नहीं पड़ी ना। हाँ नहीं, नंबर्स गेम नहीं होता है सर, नंबर गेम नहीं होता है। नंबर के अंदर क्या होता है मालूम है क्या, जैसे अजित पवार के ऊपर एलिगेशन लगे, देन वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो वो केस स्टक हो गया, फ्रीज हो गया। सर वो एलिगेशंस कब लगे थे, काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम नहीं, जब शिवसेना के साथ जब थे, मतलब उद्धव ठाकरे के साथ थे तब। नहीं उद्धव ठाकरे के साथ नहीं, जब वो शिवसेना बीजेपी एक साथ थी, महायुति थी, उस टाइम पे लगे थे, और वो समझ लीजिए ऑपोजिशन में थे वो। अपोजिशन में थे, उस टाइम पे एलिगेशन लगाया। लेकिन मैंने क्या कहा है कि हमें प्रेजेंट करना है ईडी के सामने। अगर मैं गलत हूँ, मुझे पे कोई आरोप लगाए, तो मुझे ये बताना है मैं सही हूँ या गलत है। तो उन्होंने उनका रिप्रेजेंटेशन किया, हम उनकी वकीली आज भी नहीं कर रहे और कल भी नहीं कर रहे थे ना, हम उनके अगेंस्ट में जाके वकील खड़ा किए थे हम लोगों ने। सरकार ने उनके ऊपर धाड़ डाली थी, सरकार को उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उसके अंदर पार्टी का बीजेपी का कोई रोल नहीं होता है। आप मीडिया हो, आपको पता है कि ईडी के ऑफिस में क्या सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन जाता है क्या, आज इनके घर पे जाओ, कल उनके घर पे जाओ? नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें ड्यूटी करने देना चाहिए। लेकिन सरकारी ये जो संस्था है, ईडी हुई, सीबीआई हुई, आईटी, ये जो है ना, इनको काम करने के लिए देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, लेकिन विरोधक वो फ्रीडम दबा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली अब जैसा कि आप नारा चल रहा है 400 पार, कितनी इसमें सच्चाई है, और अगर चुनकर आ जाते हैं पीएम साहब, क्या होने वाला है, क्या देख रहे हो आप 30 दिनों में या 50 दिनों में, जैसा कि वो वादा कर रहे हैं 45 दिनों तक लगातार मैं काम करूंगा, या उसकी प्लानिंग मैं अभी से कर रहा हूँ, क्या होने वाला है? देखिए, लेकिन जो पिछले काल में हुआ, जो इतने साल में नहीं हुआ, राम मंदिर बना, काशी कॉरिडोर बना, उज्जैन का कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल का, तो जिस बन गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सोमनाथ जी अभी जाकर आए मोदी जी, तो जिस हिसाब से अभी तक के काम हुए हैं, जो
मंदिरें बने, जो गंदगी, देश से जो गंदगी की सफाई हुई है, आतंकवाद को जैसे दबाया गया है, जैसे पुलवामा अटैक कभी भूला नहीं होगा। तो जिस तरीके से आज तक काम होता आया है, इससे और तेजी से डेवलपमेंट का काम हम आगे वाले 5 साल में देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। 370 है पीओके, 370 तो हटा दिया, पीओके। मैं तो चाहता हूँ पीओके क्या पूरा पाकिस्तान आ जाए यहाँ पे और एक अखंड भारत बने। सर मेरा सबसे पहले ये सवाल था कि इंडी गठबंधन से पीएम का कैंडिडेट कौन है। उनकी तरफ से संगीत कुर्सी का खेल चल रहा है और हमारी तरफ से क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम उस राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाए जो महाराष्ट्र के संस्कृति और महाराष्ट्र के सावरकर जी को गाली देते हैं। हम उस राहुल गांधी जी को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाए जो कश्मीर में आतंकवाद का दौर फिर से लाना चाहते हैं, 370 उनको अर्पण करना चाहते हैं। हम उस राहुल गांधी जी को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाए जो सीएए से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस इन सारे लोगों को भारत देश की नागरिकता देना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो मोदी जी ने टॉयलेट्स बनाकर महिला सम्मान किया है, घर घर गैस पहुंचाया, गरीबों को मुफ्त रेशन दिया है, वंदे भारत ट्रेन जैसी सुपरफास्ट ट्रेन देश में बनाई है, बुलेट ट्रेन का प्रयोग चल रहा है, बड़े बड़े हाईवे बनाकर गली को दिल्ली से कह रहे हो, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता कि बेरोजगारी भी बहुत है देश में? ये सारी चीज़ें आप गिना रहे हो, वो चीज़ें हमें बिल्कुल पता है, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे संख्या में बेरोजगार भी आज देश में हैं जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? सर सबसे पहले तो राहुल गांधी जी बेरोजगार है और इसके बाद में अगर हम राहुल गांधी भी एक ऐड हो गए, वो भी बेरोजगार है, लेकिन संख्या देख रहे हो आप कि कितनी ज़्यादा है बेरोजगारों की? सबसे पहला ये सवाल है कि बेरोजगारी पे ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले, इससे पहले क्या उनके घर में आईएएस ऑफिसर थे? जो आज 41 साल का 50 साल का बेरोजगार है, मोदी जी तो 10 साल पहले आए, तो 40 साल तक उसको क्या मोदी जी ने, राहुल गांधी जी ने आईएएस बना के रखा था या उनके घर में गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी? क्या किया था? और सेकंड अगर हम कहेंगे तो मोदी जी ने राम मंदिर बनवा कर जो असली शिवसेना का धनुष्य बाण है, जो राम जी की निशानी है, उसको असली शिवसेना को सुपुर्द किया है और वही असली शिवसेना का राम जी का धनुष्य बाण हमारे वार्ड में आज निशानी है। तो हम उस राम जी के धनुष्य बाण को जिताकर राम मंदिर जो मोदी जी ने बनाया है, हमारे यहाँ से राम जी के कैंडिडेट को जिताकर हम मोदी जी के 400 के लक्ष्मी जन को ऐड करेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो बाबा साहब के हिंदुत्व के विचार, जो कि राम मंदिर और 370 को लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए हैं। आप अगर कहोगे तो 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल से जो शिव सैनिक रोड पे उतर रहे थे, किसके खिलाफ उतर रहे थे? 370 के खिलाफ उतर रहे थे, राम मंदिर बनाने के लिए अपनी जान दे रहे थे। और उद्धव जी अगर उन्हीं से हाथ मिला रहे हैं तो उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब के विचारों को तिलांजलि दी है, बल्कि उन शिव सैनिकों की मेहनत और उन शिव सैनिक के बलिदान को तिलांजलि दी है, सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री पद के लिए। तो इस बार ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे उद्धव जी जब सीएम थे तो 2.5 साल अपने घर में रुककर सिर्फ 2 बार मंत्रालय गए थे, अब हम उद्धव जी को फिर से वो मौका देकर आने वाले 5 साल तक घर में बिठाएंगे और ओरिजिनल शिवसेना के कैंडिडेट को गली से दिल्ली भेजेंगे ताकि हमारे इश्यूज वहाँ पे सॉल्व हो। अगर 400 पार होता है, अगर नरेंद्र मोदी जी 400 पार करते हैं, बीजेपी 400 पार करती है, तो सबसे पहले उद्धव जी का हिंदुत्व जागा होगा और उद्धव जी ना खुद नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए दिल्ली तक जाएंगे, इतना हमें गारंटी है। ये 400 पार होने दो, उद्धव ठाकरे जी अपना मशाल लेकर धनुष्य बाण में शामिल हो जाएंगे मोदी जी के माध्यम से। यही 400 पार का लक्ष्य है। बेरोजगारी जो बोल रहे हैं, तो आप खाली पीएफ अकाउंट देख लीजिए, पहले 10 साल पहले पीएफ अकाउंट कितने थे और 10 साल के अभी के जो कितने पीएफ अकाउंट बने, तो उस पे से आपको समझ में आएगा कि बेरोजगारी कम हुई है कि बढ़ी है। देखिए, ये जो बेरोजगारी की बात है, इस पे आप कोई एक्सप्लेनेशन दो, ये मैं डाइजेस्ट कभी नहीं करूंगा। बेरोजगारी है देश में बेरोजगारी और है, ये लेकिन बड़ी पहले से संख्या में थोड़ी है। कम है। हाँ, आप वो बोल सकते हो है, लेकिन पहले से कम है। आप अगर ऑफिशियली पीएफ अकाउंट देखोगे, जैसे कि आप ऑफिशियल अकाउंट गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं पीएफ अकाउंट कब बनता है, जब एक कोई जॉब मिलता है तब उसको पीएफ अकाउंट मिलता है। तो आप वो कंपैरिजन करिए कि पहले के अकाउंट्स और अभी के अकाउंट्स में कितना डिफरेंस है, बढ़े हुए हैं या कम हुए हैं, तो आपको ऑटोमेटिक वो आपको जवाब मिल जाएगा कि बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है। सर मेन मुद्दा ये है, जैसे अपोजिशन
400 पार के नारे को नेगेटिव तरीके से ले रही है कि संविधान बदली होगा। तो हमारा ये कहना है कि संविधान नहीं बदलेगा, देश के हालात बदलेंगे और देश के हालात बदलने के लिए हमें 400 पार की सीट चाहिए। संविधान बदलता नहीं है, उसमें अमेंड होता है, अमेंडमेंट किया जाता है। जैसे कि ना 20 साल 25 साल पहले मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उनके भी तो कायदे बनने चाहिए, तो वो अमेंड करना ज़रूरी होता है। और ना मेरे ख्याल से मोदी जी ने जितना अमेंडमेंट किया उससे ज़्यादा तो राजीव गांधी जी ने और इंदिरा गांधी जी ने किया है। राहुल जी को संविधान के बारे में अगर चर्चा करनी होगी तो सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस को झक कर देखना चाहिए कि उन्होंने 70 साल में कितने संविधान बदले हैं। तो ये संविधान बदलने के आरोप भी बिल्कुल झूठे हैं। प्लस इन लोगों का एक ये चल रहा है कि ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण वगैरह भी कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है। सिर्फ लोगों को भड़काना, लोगों को गलत संदेश देना, इसी में कांग्रेस आज के तारीख में अपना काम समझती है और वही काम वो दिलो जान से करती है। और एक है कि कांग्रेस ने जैसे मुस्लिम समाज को इतने सालों से बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, उनका डेवलपमेंट कभी भी करने की कोशिश नहीं की है, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे जी भी आज मुस्लिम समाज को ना डेवलपमेंट करने की चर्चाएं नहीं कर रही है, मोदी को गिराने के लिए आप मेरे को मतदान करो ऐसा आह्वान कर रही है। लेकिन मुसलमान जनता समझदार है, वो अभी ना कांग्रेस के भूल भुलैया को और शिवसेना के भूल भुलैया को और समाजवादी एमआईएम, शिवसेना उबाटा और शिवसेना उबाटा और समाजवादी और एमआईएम के भूल भुलैया में नहीं जाएगी। वो देश के विकास के साथ में मोदी जी को मतदान करेगी। मोदी जी का चिन्ह यहाँ पे तीर कमान है और तीर कमान को जिताएगी। आप 4 तारीख को देख लीजिएगा, मुस्लिम बस्तियों में शिवसेना को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, तीर कमान वाली शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना को, नरेंद्र मोदी जी के शिवसेना को। चलिए बढ़िया है, तो मतलब 400 पार। यस 400 पार, आपकी बार 400 पार। तो ये रही जनता जो कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ी हुई है, इनका ये मत है और इनको ये कॉन्फिडेंस है कि जब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब मोदी सरकार होगी, क्योंकि इनके जो विचार रहे हैं शिवसेना को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर, वो इन्होंने हमारे साथ शेयर किए जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो फिर से होगी नई मुलाकात नए लोगों के साथ, एक नई लोकेशंस पर लोगों के जो व्यूज़ है, ओपिनियंस है इस इलेक्शन को लेकर, वो हम आप तक पहुंचाएंगे।